हमारे चैनल नमन कंसल्टेंट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे EPS 95 के अंदर आने वाली विडो पेंशन के बारे में, और इसके लिए हमने इनवाइट किया है अपने चैनल पे रिटायर असिस्टेंट PF कमिश्नर मिस्टर सुरेश कुमार जी, जो आपको अपने एक्सपीरियंस और अनुभव के हिसाब से सही जानकारी देंगे। सबसे पहले सर थैंक यू हमारे चैनल नमन कंसल्टेंट पे आने के लिए। आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे ऑडियंस के लिए और हमारे लिए। हाँ, थैंक यू मैडम, मुझे इनवाइट करने के लिए कि मैं आपको विधवा पेंशन के बारे में कुछ बता सकूं, और जो हमारे कर्मचारी हैं जिनको अभी तक कुछ ज्ञान नहीं है विधवा पेंशन के बारे में, वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। सर आज जो हमारे ये वीडियो शूट करने का मेन रीज़न है वो ये है, जो हमारी स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्किल्ड हमारे EPS के एम्प्लॉयड हैं, वो लोग को कहीं ना कहीं से जानकारी मिल जाती है, उन्हें कहीं ना कहीं से नॉलेज मिल जाती है। लेकिन हमारा जो अनस्किल्ड लेबर है, जो लेबर क्लास है, वो लोग कई बार PF के मेंबर होते हैं, किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो उनकी विडो को इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती, वो ना इसका बेनिफिट ले पाते हैं। तो हमारी कोशिश आज ये रहेगी एक सिंपल भाषा में जो हमारे अनस्किल्ड लेबर हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो इस बारे में उनको सही एक जानकारी मिल पाए। तो पहला जो मेरा इसमें क्वेश्चन है, जो विडो पेंशन है वो कब लागू होती है? हाँ मैडम, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो विधवा पेंशन है वो 3 स्थितियों में देय होती है। पहली स्थिति वो होती है कि जब कर्मचारी की जो मृत्यु है वो सेवा काल के दौरान हो जाती है। द्वितीय स्थिति वो है जब आदमी जो सदस्य है उसने नौकरी कर छोड़ दी है, लेकिन उसने अपना पैसा विड्रॉ नहीं किया है। तो सर आपका कहना ये है कि हमारे जो भी लेबर क्लास हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉय है, ये हम सभी के लिए बात कर रहे हैं, पर स्पेशली हम फोकस इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो अगर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय है जो वर्किंग, जिसने 3 साल जिसका कंट्रीब्यूशन है, 4 साल कंट्रीब्यूशन है, 10 साल मतलब जरूरी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं, तो 3 साल में किसका कंट्रीब्यूशन है, चाहे 1 साल 2 साल, तो वो विडो पेंशन का बेनिफिट ले सकते हैं। बट ये होना चाहिए कि उसका विड्रॉल ना हुआ हो। विड्रॉल ना हुआ हो। अगर विड्रॉल नहीं हुआ है और तो कितने टाइम बाद वो बेनिफिट ले सकता है सर? वो मैडम डेथ के कभी भी किसी भी समय के बाद जो है उसको ले सकती है वो विडो पेंशन। अच्छा, जैसे कोई कर्मचारी है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो जुलाई 2022 तक है, जुलाई 2022 तक कंट्रीब्यूशन है, और उसके बाद वो नौकरी छोड़ चुका है। अब आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कभी भी उसकी डेथ हो गई है, तो उसके घर वाले क्या उसकी विडो अप्लाई कर सकती है? हाँ, इसमें मैडम 2 केस आते हैं। पहला केस वो आता है जिसमें उसकी जो नौकरी है वो 10 साल से कम है। अगर उसकी नौकरी 10 साल से कम है और 36 माह तक उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो है उसको विधवा पेंशन देनी होगी। लेकिन अगर नौकरी छोड़ने के 36 महीने के अंदर उसकी सदस्य की मृत्यु होती है, तो ऐसे केस में विधवा एवं बच्चों को पेंशन दे होगी। अच्छा, तो सर से जो हमने जानकारी ली उससे हमें ये पता लगा, अगर कोई मेंबर ऐसा है, जैसे कोविड के टाइम पे ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं और काफ़ी लोगों को ये बारे में जानकारी नहीं है। कोविड के टाइम पे भी अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ हुई है और डेथ जो हुई है उसके कंट्रीब्यूशन उस नौकरी के दौरान उस टाइम पे कंट्रीब्यूशन हो रहा था, डेथ हो गई, या उसने नौकरी छोड़ दी थी, बीमारी की वजह से वो एडमिट था, तो तब भी वो विडो पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब नौकरी छोड़ने के, कंट्रीब्यूशन बंद होने के 36 महीने के अंदर अगर उसकी डेथ होती है तो वो विडो पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये हमने सर से आज जानकारी। अगर उसका सेवा काल 10 वर्ष से कम है, अगर उसका सेवा काल 10 वर्ष से अधिक है, तो ये जो कंडीशन है ये लागू नहीं होती है। फिर क्या कंडीशन? उसमें जो है कंट्रीब्यूशन अगर 36 महीने के अंदर अगर उसका कंट्रीब्यूशन नहीं भी आया है, तब भी उसको पेंशन देगा। अच्छा, ये केवल उसी स्थिति में लागू होता है जब उसका जो सेवा काल है वो 10 वर्ष से कम है। ठीक है, तो सर से जो हमने जानकारी ली, अगर नौकरी छोड़ दी है, कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो इस केस में 36 महीने के अंदर अगर डेथ हुई है तो विडो बेनिफिट ले सकती है। लेकिन अगर वो 10 सालों से सर्विस में है और डेथ हो जाती है, तो इस केस में इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, तो विडो पेंशन उसे लागू हो जाएगी। जी ठीक है सर, बहुत अच्छी जानकारी सर आपसे मिली है। और दूसरे जो हमारा क्वेश्चन है
कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमारा ईपीएफ का मेंबर है, हाँ जी। ऐसा केस है कि उसकी एक से ज्यादा उसकी विधवाएं हैं, तब कौन विडो पेंशन का हकदार है? हाँ मैडम, ऐसे केसेस भी हमारे पास आते थे कि जिसमें उसकी 2 से ज़्यादा विधवाएं होती थी। तो ऐसे केस में जो सबसे ज्येष्ठ विधवा होगी तो उसको सबसे पहले पेंशन दी जाएगी। यहाँ ज्येष्ठ से मतलब ये है कि जिससे उसकी शादी सबसे पहले हुई है, जिस विधवा से हुई थी, तो वो प्रथम मिलेगी, उसको आ जाएगी, फिर सेकंड आ जाएगी, इसी क्रम में पेंशन मिलेगी। ठीक है सर। तो अगर आप कोई भी ऐसा मेंबर है उसकी 2 से ज्यादा विधवाएं हैं, तो सबसे पहले जिसकी शादी हुई है, जो सबसे पहले उसकी विधवा है, उसको आपकी जो ये विडो पेंशन का स्कीम है वो लागू हो जाएगा। हाँ जी। और सर एक और क्वेश्चन इसी उसमें है कि अगर कोई विडो पेंशन ले रही है, हाँ अब उसने शादी कर ली है, हाँ जी। या फिर विडो की डेथ हो गई है, हाँ जी। तो इस केस में क्या होगा? हाँ, जैसे कि आपको मालूम है कि विधवा के साथ 2 बड़े बच्चों को पेंशन मिलती है। जो सबसे बड़े बच्चे हैं जिनकी उम्र 25 साल नहीं हुई है, उनको 25 साल तक पेंशन मिलती है। और यहाँ मैं विशेष तौर पर आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत कई लोगों को डाउट होता है कि क्या विवाहित लड़कियाँ जिनकी उम्र 25 साल नहीं हुई है, क्या उनको भी पेंशन मिलेगी 25 साल तक? तो यहाँ मेरा उत्तर रहेगा हाँ, ऐसी लड़कियाँ जो विवाहित हैं तो उनको भी 25 साल तक पेंशन मिलेगी। तो अगर ऐसे विधवा की अगर मृत्यु हो जाती है या वो पुनर्विवाह कर लेती है, तो जो विधवा के साथ 2 बच्चों को पेंशन मिल रही थी, 2 बड़े बच्चों को जिनकी उम्र 25 साल नहीं हुई है, तो विधवा पेंशन समाप्त हो जाएगी और उसके बाद जो 2 बच्चों की पेंशन है वो अनाथ पेंशन में परिवर्तित हो जाएगी। ओके सर। तो सर ने एक बहुत अच्छी बात हमें बताई कि अगर कोई विडो पेंशन ले रही है, पेंशन लेते वक्त उसके साथ में 2 बच्चों को भी पेंशन मिलती है, जो भी विडो की पेंशन है उसका 25% उसके बच्चों को पेंशन मिलती है, तो वो हमारी चिल्ड्रन पेंशन है। आप यही कह रहे हैं सर? विडो के साथ 2 बच्चों को पेंशन मिलेगी, उसको हम चिल्ड्रन पेंशन कहेंगे। लेकिन अगर विडो शादी कर लेती है तो उस केस में विडो की पेंशन खत्म हो जाएगी और वो पेंशन उसके बच्चों को 2 बच्चों को अनाथ पेंशन के रूप में मिलेगी। अनाथ पेंशन के रूप में। तो अनाथ पेंशन यानी कि ऑर्फन पेंशन। तो ऑर्फन पेंशन में कन्वर्ट कराना जरूरी है। मींस अगर विडो की डेथ हो गई है तो उसकी फैमिली में जो भी मेंबर हैं, जो भी उनके है, जो विधवा है वो सूचित करेगी हमारे विभाग को कि देखो मैंने पुनर्विवाह कर लिया है और या उसकी डेथ हो गई है, तो उसके डेथ के बारे में सूचना हमारे कार्यालय में प्राप्त होनी चाहिए। तो जहाँ तक है, मुझे ये आज हमारे ऑडियंस के लिए एक बहुत अच्छी बात है। काफी लोगों को जानकारी नहीं होगी, यहाँ तक कि अभी तक ये जानकारी मुझे भी नहीं थी कि अगर विधवा की डेथ हो जाती है तो बच्चों की जो पेंशन है वो ऑर्फन पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लेकिन इसके लिए ऑर्फन पेंशन कन्वर्ट होने से बेनिफिट ये है कि वो शायद प्लस होके मिलेगी सर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। आपको जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि जो चिल्ड्रन पेंशन है वो विधवा पेंशन का 25% मिलती है। ठीक है सर। जैसे 1000 रुपये मिनिमम पेंशन है, आपको मालूम है आजकल के टाइम में, तो उसका जो मिनिमम है 25% वो 250 रुपये बनता है, तो 250 रुपये मिलती है। लेकिन अगर विधवा की मृत्यु हो जाती है तो अगर उसको 1000 रुपये पेंशन मिल रही थी, तो एक बच्चा जो अनाथ होगा उसको 750 रुपये एक बच्चे को मिलेगी कम से कम पेंशन, अनाथ पेंशन, और दूसरे बच्चे को भी 750 रुपये मिलेगी। तो सर का कहना ये है कि अगर विडो है तो उसके साथ में 2 बच्चों को चिल्ड्रन पेंशन मिलती है, वो आपकी चिल्ड्रन पेंशन होगी। यानी आप यह भी कह सकते हैं कि जो अनाथ पेंशन है वो विधवा पेंशन का 75% होता है। तो जो भी विधवा पेंशन होगी उसका 75% एक बच्चे को और 75% दूसरे बच्चों को मिलेगा जिसकी उम्र अभी 25 साल नहीं हुई है। तो विडो की अगर डेथ हो जाती है तो इस केस में उनकी फैमिली वाले जो भी बच्चों की देखरेख कर रहे हैं तो उनको डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्म करना जरूरी है, और जो विडो पेंशन है उसको कन्वर्ट कराना जरूरी है अनाथ पेंशन या ऑर्फन पेंशन में। ये करवाने से उनको बेनिफिट हो जाएगा। जो 25% उसे पेंशन मिल रही थी अब वो 75% उन्हें पेंशन मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। हमारे आज की ये हमने तीनों पेंशन को समझा है, विडो पेंशन को, चिल्ड्रन पेंशन को और ऑर्फन पेंशन को। इन तीनों चीजों की आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैडम, मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो स्थायी या पूर्ण रूप से अपंग हो, परिवार में ऐसा बच्चा भी हो सकता है। तो उसमें कितने बच्चे हैं या उसकी उम्र कितनी है ये चीज़ काउंट नहीं करती।
तो उस बच्चे को जो स्थायी या पूर्ण रूप से अपंग है, कितने तो बच्चे हैं, मतलब एक दो से ज्यादा बच्चे? 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उसको जो पेंशन जो है उसकी इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, यानी कि उसकी उम्र 25 साल भी हो गई है तो उसको जिंदगी भर उसको पेंशन मिलती रहेगी। तो सर ने हमें जो अभी जानकारी दी है कि अगर बच्चा डिसेबल है, हाँ जी, वो अपंग है, स्थायी व पूर्ण रूप से अपंग है, या कोई भी ऐसी दिक्कत है, तो इस केस में जैसे हमने बताया जो चिल्ड्रन पेंशन है वो 25 एज तक मिलती है, लेकिन इस केस में एज की कोई लिमिट नहीं है। उसमें आप कह सकते हैं कि चिल्ड्रन पेंशन भी हो सकती है उसमें, और ऑर्फन पेंशन भी हो सकती है। ठीक है सर। हाँ, बस चिल्ड्रन पेंशन का जो प्रतिशत है वो 25% रहेगा, लेकिन और जो ऑर्फन पेंशन है उसका प्रतिशत 75% रहेगा। वो उसमें ऐसा कोई एज का कोई बात नहीं है? एज का कोई बात नहीं है। अगर कोई स्थायी या पूर्ण रूप से अपंग बच्चा है तो उसको जो है जीवन भर जो सामाजिक सुरक्षा है वो मिलेगी। ओके सर। एक सर और एक क्वेश्चन हम आपके, ये टॉपिक से थोड़ा सा हटके हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट इसमें कवर हो चुका है, और जो हमारा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ये है कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स के हमें कमेंट आ रहे हैं, अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आपका मिनिमम पेंशन जो है अभी 1000 है, तो कईयों का क्वेश्चन ये आता है कि 1000 से भी कम उन्हें पेंशन मिल रही है, तो ऐसा क्या रीज़न है, क्यों 1000 से कम उन्हें पेंशन मिल रही है, तो इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ मैडम, देखो मेरे अनुभव और अधिकतम जानकारी के अनुसार जो मैं मानता हूँ उसमें कई केसेस ऐसे हैं, जैसे पूर्व में कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन दिया जाता था या रिटर्न ऑफ कैपिटल दिया जाता था, तो उस केस में जो है पेंशन ऑटोमेटिकली उसकी 1000 रुपये से कम हो जाती है। या फिर किसी व्यक्ति ने 58 वर्ष से पूर्ण जो है पेंशन लेने का विकल्प दिया है, तो आपको मालूम है कि जितने साल उसके 58 साल से कम होते हैं तो प्रति वर्ष जो पेंशन है वो 4% की दर से कम हो जाती है। तो ये कारण हो सकता है कि 1000 रुपये से कम उनको पेंशन मिल रही है। तो जहाँ तक सर हम लोग का जो ये आज का डिस्कस हुआ है, तो ये जो हमने जो क्वेश्चन अभी आपको किया है, तो हम अपने एक कॉमन व्यू से कि आपका जो पहले दो ऑप्शन है वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने भी बंद कर चुके हैं, तो जहाँ तक है जिनको 1000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है, वो ये एक कारण हो सकता है कि कैलकुलेशन के हिसाब से अगर उनकी मिनिमम पेंशन 1000 बन रही है, अगर वो 58 से पहले अपनी पेंशन अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि 50 साल के बाद वो ऑप्ट कर सकते हैं ऑप्शन को, तो हर साल की आपका अगर यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा 58 वर्ष से पहले ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको नौकरी से एग्जिट होना जरूरी है, यानी कि उसका नौकरी छोड़ना जरूरी है। ठीक है, मीन्स ईपीएस में जब उसका कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, उसकी नौकरी छूट चुकी है, वो 50 के बाद भी अपना पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और इस केस में आपका अगर 58 के टाइम पे वो पेंशन ले रहा है तो मिनिमम 1000 रुपये है, लेकिन अगर 58 से पहले वो अप्लाई कर रहा है तो एक परसेंटेज के हिसाब से, जैसे हर साल आपका 4% के हिसाब से रिड्यूस होके उसको पेंशन मिलेगी। तो सभी को अपने जो क्वेश्चन है उनका जवाब मिल गया होगा कि आपको क्यों 1000 से भी कम आपकी पेंशन मिल रही है। जी। एक बार फिर से थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया। आपने जो भी आज हमें जानकारी दी है वो किसी भी वेबसाइट पे या इंटरनेट पे इतने अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं है। आपने सभी व्यूवर्स को बहुत अच्छी जानकारी दी है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। आज के हमारे सेशन से जिन्होंने भी हायर पेंशन का ऑप्शन ऑप्ट किया है उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर आपने हायर पेंशन ले रहे हैं तो आपके बाद आपके नॉमिनी, आपके बच्चे, उनको भी हायर पेंशन के हिसाब से ही पेंशन मिलेगी। और अगर ऑप्ट नहीं करते हैं, मिनिमम पेंशन में आप जाते हैं तो ऑब्वियसली मिनिमम मिलेगी। तो आप आज के सेशन के हिसाब से भी आप अपना डिसीजन हायर पेंशन के लिए ले सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी हम आगे भी ऐसे ही एक्सपर्ट जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।